बहुत बहुत धन्यवाद इंद्र जी। यह मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आप घाटशिला कॉलेज में हूँ। आज से 4-5 साल पहले यहाँ पर कभी ऐसे ही एक चक्कर लगाया था, वहाँ पर बाबा साहब का पुतला देखा, लगा कि बाबा साहब का पुतला है, क्योंकि दुनिया में अगर किसी व्यक्ति के अगर पुतले हैं पूरी दुनिया में तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बहुत खुशी हुई उस वक्त। और जब मैंने प्रेस नोट पढ़ा कि यहाँ पर एक सेमिनार है, तो एक बेचैनी से हुई कि वहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ था कि मैं इस सेमिनार में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। और फिर मैंने, आज दुनिया बहुत ग्लोबल हो गई है, क्लोज हो गई है, इंटरनेट, गूगल भाई को मैंने सर्च किया, गूगल भाई से मैंने मदद ली और वहाँ पर घाटशिला कॉलेज का लैंड नंबर काम नहीं कर रहा है शायद, लेकिन एक नंबर मिला और शायद यहाँ के प्राचार्य के पास है या जो भी कंसर्न व्यक्ति है उनके पास है। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके जो प्रेस नोट पढ़ी है और मैं आपके कॉलेज में सेमिनार में पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ एज अ पार्टिसिपेंट। इट्स अ वेरी बिग वर्ड, सिम्पोजियम, चर्चा सत्र, सेमिनार। Why I am before you today here to tell about the Ambedkar and his misconceptions in the Indian history that we have to revisit. हमें हिस्ट्री को रिविजिट करना होगा जिस तरह से, इसलिए भारतीय इतिहास को कभी ऑथेंटिक ग्लोबल लेवल पे नहीं माना गया। इस बात को हमें नोट करने की ज़्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चरल प्रॉब्लम, नोशन बीच में होने की वजह से लिखने वाले लोग बहुत गलत भी लिख रहे हैं। The first quotation you are writing here, you have written here in the banner, that is absolutely not told by the Ambedkar. You know, डॉक्टर अम्बेडकर लिटरेचर जो है पर अंग्रेजी में 5% केवल मराठी में मिलेगा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसके वॉल्यूम पब्लिश किए हैं। 22 वॉल्यूम अभी तक पब्लिश हुए हैं बाबा साहब का लिटरेचर, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और बहुत सारा जो लिटरेचर है और इसमें 22 और 50 वॉल्यूम आ सकते हैं। हेलो, और बहुत सारे ऐसे वॉल्यूम्स आ सकते हैं। इतना लिटरेचर सरकारी खजाने में पड़ा हुआ है, उसको अभी उनको बाहर लाने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण डिफेंस के बारे में, मिलिट्री के बारे में और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने लिखा था, जिसको अभी हमारे लिए डिफेंस सुरक्षा अगर हम चाहते हैं तो वी हैव टू थिंक इट, बिकॉज ही वाज दैट टाइम अ मेंबर ऑफ द डिफेंस कमिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने, मैं क्लियर कर देता हूँ, 1924 में जुलाई में और 1920 में, आप ध्यान में रखिए, उन्होंने सबसे पहले वैश्विक शिक्षाणी का गठन किया था और उनका स्लोगन था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। व्हाट वाज द स्लोगन? एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। एजुकेट, शिक्षित बनो, शिक्षित करो। एजिटेट, संघर्ष करो। व्यक्तिगत संघर्ष सबसे पहले होगा। आज आपने जितना भी पढ़ा उसके बाद, मेरा सुनने के बाद आपके दिमाग में जो एजिटेशन होगा, दैट इज द फर्स्ट एजिटेशन कम्स इन द माइंड। एजुकेट, एजिटेट, एंड आफ्टर दैट यू कम टुगेदर एंड फाइट फॉर द राइट, फॉर द ह्यूमन राइट। एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। सो प्लीज मेक इट इन माइंड, डोंट टेक इट इन अदर वे। मैं यहाँ पे आपकी गलतियां निकालने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं बाबा साहब को प्रेजेंट करना चाहता हूँ। आई एम स्पीकिंग टू अम्बेडकरिज्म। इसलिए जो बाबा साहब का जो विचार है, बाबा साहब के नजरिए से समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। इसलिए नजरिया बदलना होगा, विचार बदलने होंगे, तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि हम बाबा साहब का कौन सा लिटरेचर पढ़ते हैं। I request Pracharya, please buy the volume, all volumes 1 to 22, and और केंद्रीय सरकार ने भी उसके 22 वॉल्यूम का ये किया है, भाषांतर किया हिंदी में। उसको भी आप डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के अंडर में है, उनके तरह वो पब्लिश करते हैं। एनीवे,
बट दिस शुड बी द 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितधारणी सभा, क्योंकि 1924 तक वो विदेश में पढ़ते रहे। यू नो, डॉक्टर अंबेडकर का ग्रेजुएशन इंडिया में हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन अमेरिका में हुआ, दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन लंदन में हुआ। व्हाट वाज हिज क्वालिफिकेशन? बेसिकली डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दिमाग में क्या आता है? ही वाज बी सोशल एक्टिविस्ट, अछूतों का उन्होंने काम किया, दलितों का उन्होंने काम किया। बेसिकली ही वाज द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अगर बेस्ट से बेस्ट अगर इकोनॉमिक्स को अगर हम सूची बनाएंगे तो ही विल कम अंडर टॉप 10 इकोनॉमिक्स। दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिक्स में वो आएंगे। पहली बात, उनकी जो पूरा कंट्रीब्यूशन था लंदन में जाने से पहले इकोनॉमिक्स के ऊपर था, और लंदन में जाने के बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के ऊपर उन्होंने सॉल्यूशन दिया था। जो उस वक्त के ब्रिटिशर्स के जो दिग्गज लोग हुआ करते थे, केन्स, जिन्होंने रूपी को, करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी होंगे तो इस बात को बहुत ध्यान में रखिए, क्योंकि लंदन में इकोनॉमिक्स एमए में नहीं मिलता है, एमएससी में मिलता है। लंदन में जो डिग्री मिलती है एमएससी में, इकोनॉमिक्स में साइंस नोबेल मिलता है उसके ऊपर। उस वक्त बाबा साहब ने जब ये कॉन्ट्रीब्यूट किया, उस वक्त नोबेल का प्रावधान इकोनॉमिक्स में नहीं था, बाद में नोबेल का प्रावधान आया। अदरवाइज ही वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू गेट द नोबेल इन द इकोनॉमिक्स। अभी तो हमारे यहाँ पे अमर्त्य सेन को मिला। सो यू हैव टू थिंक इट इन दैट वे। सो मेरा जो मैंने ये एक दिया भी है इंद्र जी को, यू कैन, ये बहुत ही मैंने ब्रीफ में कोशिश किया था 2-3 दिन जब मैं इस सेमिनार में आने वाला था, तो मैंने ये बनाया है। आप चाहे तो फोटोकॉपी स्कूल में, और जिनको भी जो भी इंटरेस्टेड है कैन टेक इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये उनके वॉल्यूम से लिए गए। सो वी हैव टू थिंक इट। क्या प्रॉब्लम था इंडिया का? व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इंडिया? एज यू आर ग्रोन अप, काफी यंग माइंड है हमारे बीच में, क्या प्रॉब्लम होती है हमारे देश की? व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम? Many people are coming and setting as their own. दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने अपने तरीके से प्रॉब्लम्स को बताया। दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम। व्हाट डॉक्टर अंबेडकर टोल्ड इन 1916? कहां पर कहा उन्होंने? अमेरिका में कहा। जैसे आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं पेपर, उसी तरह से उन्होंने भी एक पेपर प्रेजेंट किया था, कास्ट इन इंडिया, ओरिजिन एंड जेनेसिस। The problem of India, basically the problem of India is the caste is the problem of India. देश में जितना भी कुछ नीतियां होती है, ये कल्चरल जो कास्ट के जो नोशन है वो अफेक्टेड होते हैं, एंड दैट्स व्हाई आज भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जानते हैं, मानव विकास का सूचकांक, मानव विकास का सूचकांक 2014 में जो पब्लिश हुआ है, 2013 में जो पब्लिश हुआ है, उसमें भारत कौन से रैंक में आता है? यू नो, पूरे 187 देश में 187 देश में, आउट ऑफ 187 में मानव सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर है? यू शुड नो। हम सिर्फ व्हाट्सएप और कुछ मैसेज के ऊपर सीमित हो गए हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, बट वी डोंट नो हाउ वी वांट टू क्रिएट द इंडिया। हमें किस तरह का भारत चाहिए, इसके बारे में हम नहीं सोच रहे। 136 रैंक पर है, 187 में भारत का मानव विकास सूचकांक, मतलब हमारा अगर हम डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पे अगर हम रखते हैं तो हम लोग 136 नंबर पर है। जेंडर इक्वालिटी, स्त्री पुरुष तुलना में 126 नंबर में है। टेररिज्म में 4 नंबर में है। एनवायरमेंटल में 107 या सम रैंक पर है। प्लीज गो एंड फाइंड इट आउट, दैट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बीइंग अ स्टूडेंट का मतलब होता है कि पढ़ते रहना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर को अगर उस जमाने में इंटरनेट की सुविधाएं होती तो वो और भी बेहतर से बेहतर बातें आपके सामने लाते। बट 18 घंटा पढ़ाई की उन्होंने। किसके लिए पढ़ाई की? खुद के लिए तो हम पढ़ते ही है। एजुकेटेड आदमी का कर्तव्य क्या होता है?
एक एजुकेटेड आदमी का कर्तव्य होता है कि जब उसको वो शिक्षित हो जाता है तो वो दूसरों को भी शिक्षित करने का प्रयास करे और उसको वाइजली शिक्षित करने का प्रयास करे, विवेकता से काम करने का प्रयास करे। दैट इज द मॉरलिटी ऑफ द एजुकेशन। वी हैव लॉस्ट द मॉरलिटी ऑफ द एजुकेशन इन द इंडियन हिस्ट्री नाउ। अभी इंडियन हिस्ट्री में मॉरलिटी नहीं है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मॉरलिटी नहीं है, इसलिए कितनी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी लेकिन भारत में कास्ट के नोशन, डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हुआ, नहीं हुआ। एंड इट इज बिकम द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड नाउ। क्या कहा था डॉक्टर अम्बेडकर ने? When the caste Hindus will migrate to the other place foreign, the caste will become the problem of the whole world. 1916 में उन्होंने जब एंथ्रोपोलॉजिकल जो अपना पेपर प्रेजेंट किया, कास्ट इन इंडिया जेनेसिस एंड ओरिजिन में उन्होंने कहा ये बात, और इसीलिए जाके लंदन में जो हमारे 10 लाख इंडियन रहते हैं, लंदन में कितने हमारे लोग रहते हैं? 10 लाख। 10 लाख में 4 लाख शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मतलब दलित लोग रहते हैं और उनके साथ वहां पर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ। और पिछले साल लंदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, हाउस ऑफ कॉमन्स में जो लंदन का पार्लियामेंट है, उन्होंने एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बनाया। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ कि इस देश में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, कोई भी वर्ण के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं हुआ। दैट स्टैंड हैज टेकन बाय द लंदन। 150 साल इन्होंने हमारे ऊपर राज किया, उन्होंने पहली बार अपने देश में वो कानून बनाया। भारत ने आज तक इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया, बल्कि भारत जातीयता से ग्रसित देश है। हाउ कैन वी से कि ब्रिटिशर लोगों ने हमारा बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया होगा, और जो भारत के लोग अभी कर रहे हैं वो कहां से आए हुए हैं, उसको भी हमें खोजना चाहिए। फिर अगर वो शोषण कर रहे हैं, क्योंकि शोषण करने वाला हमेशा बाहरी व्यक्ति होता है, मेरा यह मानना है। अगर वो बाहरी व्यक्ति, अगर उसको इस देश मिट्टी से प्यार है तो ईमानदारी से काम क्यों नहीं कर रहा है, करप्शन क्यों कर रहा है? अगर वो अपने ही देश में अपने ही घर को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्यों इतना कच्चा पुल बना रहा है, क्यों इतना पैसा बटोरने के ऊपर मटेरियलिस्टिक लाइफ से वो ज्यादा अट्रैक्ट हुआ है? वाई? दिस इज हिज कंट्री ऑल्सो। उनकी भी कंट्री है, ठेकेदारों की भी कंट्री है, मंत्रियों की भी कंट्री है, तो फिर इस देश में करप्शन क्यों है? Who are these people? We have to find it out. कैसे लोग हम लोगों ने भेजा पार्लियामेंट में? देता तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कम्युनिटी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर एरिया। और ऐसे लोग जाके वहां पे इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे संविधान के साथ, तो हम यंग माइंड अबे हमें तैयार होना होगा कि देश को 21वीं सदी में अगर 130, 136 से लेकर अगर हमें पहले दुनिया के टॉप 10 में अगर रखना है तो वी हैव टू फॉलो द अम्बेडकरिज्म, अदरवाइज देयर इज नो अल्टरनेटिव। We have to follow the Ambedkarism because he is the person, greatest humanitarian revolutionary of the world. दुनिया में क्रांति कहां पर आई? इतिहास में कौन सी क्रांति की बात की आपने? रशियन क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, चाइनीज क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, फ्रेंच क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया में कोई क्रांति नहीं आई, इंडिया में कोई क्रांति नहीं आई। क्या बेस था रशियन क्रांति का? इकोनॉमिक इक्वालिटी। क्या बेस था चाइनीज और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का? इक्वालिटी एंड लिबर्टी। व्हाट वाज द बेस ऑफ द इंडिया? जो भारत में इतना महानतम रिवॉल्यूशन एक व्यक्ति ने लाया और उसने इक्वालिटी, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के आधार पर इस देश को बनाने के लिए जो हमें गाइडेंस दिया है, वो आदमी ने 1920 से लेके 1956 तक केवल 36 साल में भारत की 3600 साल की गुलामी को खत्म किया, सिविलाइजेशन को खत्म किया। That was the greatest contribution of the Dr. Ambedkar in the 21st century. We have to understand and we have to think through the Ambedkarism. 3600 साल की गुलामी। कौन सी इंडिया थे? Now we are living in which India? हर दशक के बाद कुछ बदलते रहता है, हर शतकों के बाद बदलता है, हर मिलियनियम के बाद बदलता है। बहुत सारे माइथोलॉजिकल इसमें ये युग, वो युग, 4 युगों की चर्चा होगी। हम कौन से युग में जी रहे अभी? अगर हम जान ले तो भारत के अगर 10 साल का अगर 10,000 साल का अगर सिविलाइजेशन का, नागरिक सभ्यता का अगर इतिहास लेते हैं, तो वो नागरिक सभ्यता को बनाने वाले लोग कौन थे?
हु वेयर दे। स्मार्ट सिटी की तो आज बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसे स्मार्ट सिटी का निर्माण किसने किया? नाग सिंधु असुर सभ्यता के ये जो लोग हैं, जो आज ट्राइबल है, नाग सिंधु असुर सभ्यता के जो मूल निवासी लोग हैं, उन लोगों ने ऐसे बड़े बड़े स्मार्ट सिटियों का निर्माण 10,000 साल के नागरिक सभ्यता के इतिहास में उन्होंने किया। ये पहला इंडिया था। सेकंड इंडिया वॉज द बुद्धिस्ट इंडिया। सेकंड इंडिया वॉज द वैदिक इंडिया। सॉरी, सेकंड इंडिया वॉज द वैदिक इंडिया। दुनिया में महानतम सम्राट हुए। आज अगर दुनिया में महानतम सम्राट हुए, लेकिन उन सम्राटों में भी अगर कोई सम्राट हुआ तो सम्राट अशोका हुआ, और इस धरती पर हमें इस पर गौरव होना चाहिए। सम्राट अशोका ने अपने 29 ईयर्स के कार्यकाल में, और उसके सक्सेसर जो आए उन्होंने 52 ईयर्स के कार्यकाल में इस देश का नाम पूरे धरती पर घुमाया। इसलिए अफगानिस्तान से लेके जो आज मुस्लिम कंट्रीज है, इंडोनेशिया, ईरान से लेके बुद्धिज्म के सबूत मिलते हैं कि इतना फैला हुआ था। इट वॉज द जम्बूद्वीप। ये जम्बूद्वीप कहा जाता था, एशिया इतना बड़ा था, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है बुद्धा को। इसीलिए उसने लोक धर्म नीति, वेलफेयर स्टेट की संकल्पना की। इसी वेलफेयर स्टेट की संकल्पना के आधार पर प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल मिला है। सी द रिचनेस, सोने की चिड़िया कहलाने वाला वो 81 ईयर्स का जो कार्यकाल था मौर्य साम्राज्य शुंग क्रांति के बाद खत्म हुआ और हिंदू इंडिया का निर्माण हुआ। हिंदू इंडिया के निर्माण में जाति वर्ण व्यवस्था जो पहले से थी, बाद में जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। इस बात को हमको हिस्ट्री को रिविजिट करके देखना चाहिए। और उसके बाद जो चौथा इंडिया बना, जो पहला इंडिया नाग असुर सभ्यता का इंडिया, सेकंड इंडिया हो गया था वैदिक, तीसरा हिंदू, और बाद में ब्रिटिश इंडिया हुआ। यू नो, ब्रिटिश इंडिया। भारत कब से गुलाम है? हम लोग क्यों केवल 150 साल की गुलामी का इतिहास को गौरवान्वित करते हैं? 1200 सदी से लेके 1800 सदी तक मुगलों का इस देश में शासन था, तब कोई आजादी की लड़ाई नहीं हुई। यू वांट सी, तब कोई आजादी की लड़ाई हमको सामने नहीं आती। मतलब मुगलों के शासन में सब लोग इतने खुशहाली जिंदगी जी रहे थे, या कोई कॉम्प्रोमाइजेशन था? ब्रिटिशों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं हुआ। वाई? द ब्रिटिश स्टार्टेड गिविंग एजुकेशन टू ऑल। वेयर मुगल इंडिया में, इस्लामिक इंडिया में सबके लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। वो जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण में जो जाति में जो जन्म हुआ है उसको उसी आधार पर शिक्षा मिलेगा। ये जो लॉज थे, उस लॉज के साथ उनका टैक्स था। दैट्स व्हाई अकबर को तो ग्रेटेस्ट कहा गया, हिंदू इंडिया। एंड नाउ वी आर लिविंग 1950। अब ये हो गई 2000, मतलब 1900, मैं 1900 जब अभी क्या 47 की बात करूंगा। वी हैव टू गो पेज वाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, क्योंकि मैं एक ही घंटे में आपको नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन जितने भी मोटे मोटे तौर पर समझा पाऊंगा वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर द मेकर ऑफ द इंडिया। क्योंकि आप लोग इस अभी देश को आप लोगों को बनाना है, हम लोगों को समझाना है कैसा बनाना है, लेकिन आप लोगों को काम करना है। So, 1950 में, मतलब 26 नवंबर कहो, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में संविधान स्वीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 में इंप्लीमेंट हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? 26 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से 26 नवंबर ये हमारे देश का संविधान दिवस है। कितने लोगों को मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? 26 जनवरी 1950 के पहले जो इंडिया था और 26 जनवरी 1950 के बाद जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, एंड वी आर लिविंग इन द कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया। संविधानिक भारत में रहते हैं, और इसलिए संविधानिक भारत के अगर कोई राष्ट्रपिता है तो वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। इस बात को आपको लिखना है। He made the India. Who made the India? He made the India. How he made the India?
इंडिया? 560 स्टेट थे भारत में, ब्रिटिश कॉलोनी के, राइट सर? 560 प्रिंसली स्टेट थे। भारत ऐसे यूनाइटेड नहीं हुआ, भारत ऐसे यूनाइटेड, इट इज अ यूनियन, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टिल इंडिया इज नॉट नेशन। यू नो व्हाई? भारत अभी भी राष्ट्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में जातियां है, और जातियां राष्ट्र के पथ में रोड़े है, राष्ट्र को निर्माण करने के लिए बाधित है, हर्डल है। इसलिए इंडिया इज नॉट अ नेशन, देयरफॉर देयर इज नो फादर ऑफ नेशन। आई एम गिविंग द मैथमेटिकल फार्मूला, देयरफॉर देयर इज नो फादर। ये हमारी भावनिकता से हम कहते हैं ये बात अलग है, लेकिन वास्तविकता तो देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया के अगर कोई फादर है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। दिस यू हैव टू थिंक इट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट टू वेरी अनबायस्डली। आई एम स्पीकिंग वेरी अनबायस्डली। I don't have anything in my mind to only just impose the Dr. Ambedkar's ideology upon you. नहीं, मैं चाहता हूं कि इसको हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि किस तरह का भारत हम बनाना चाहते हैं, कौन बनाएगा ये भारत? We the people of India। क्या कहता है भारत का संविधान? कोई राजा बनाने वाला है या कोई लीडर बनाने वाला है? We the people of India, the greatness of beauty of the constitution. What? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाना है। कैसा बनेंगे? सोवरिन। कई बाहर के लोगों का भी हमारे ऊपर अतिक्रमण नहीं हो सकता। सोवरिन से सोशलिस्टिक, समाजवादी, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष एंड रिपब्लिक, प्रजातंत्र, गणतंत्र, इस तरह का भारत हमको बनाना है। तो हम ये किसको बनाना है? हमको बनाना। We the people of India। जैसे ही पैदा हो जाते हो आप इस धरती पर, जैसे ही पैदा हो जाते हो इस धरती पर, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए किसी भी पर्यटक की आप हत्या नहीं कर सकते, चाहे वो लूला, लंगड़ा, अंधा भी पैदा होता होगा, तो स्टेट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि कैसे रिसोर्सेज का निर्माण किया जाए इसके लिए। इसलिए राइट टू लीव, सबसे पहले जीने का अधिकार मिल जाता है। इस धरती पर जो भी जन्म लेता है उसको जीने का अधिकार है। We the people of India, see the beauty of the constitution। संविधान की ब्यूटी कोई भी हो, इसलिए इस देश का कोई धर्म नहीं है। व्यक्तिगत लेवल पे आप मुस्लिम हो सकते हैं, आप पारसी हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं। ये आपके व्यक्तिगत विचार पर डिपेंड है कि आपको किस विचार को फॉलो करना है। बट भारत का कोई एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत इज अ सेक्युलर स्टेट। भारत इज अ सेक्युलर स्टेट। सो दिस वॉज द क्रिएशन ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। अब कुछ कंफ्यूजन है। तो ये ह्यूमन राइट, मतलब ये जो संविधान बनने तक की बात है कि हम लोग संवैधानिक भारत में रहते हैं, इसलिए संविधान के हिसाब से जो होगा वही सच होगा। बाकी धर्म के हिसाब से या इसके हिसाब से व्यक्तिगत लेवल पे हो सकता है, लेकिन संविधान के हिसाब से वो बातें गलत भी हो सकती है। इसलिए बाद में मोदी जी को कहना पड़ा, भलाई वो अमेरिका में गए, भलाई वो जापान में गए और वहां के राष्ट्र प्रमुखों को किताब प्रेजेंट किया, लेकिन संविधान में उनको बोलना पड़ा हमारे देश का एक ही धर्म ग्रंथ है और वह है भारत का संविधान। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरह का भारत बनाना चाहते थे हम लोग? व्हाट डॉक्टर अंबेडकर वाज इन माइंड? किस तरह का महिलाओं को प्रोटेक्शन देना चाहते थे? 1928 में पहली बार यूरोप से भी पहले भारत के महिलाओं को वोटिंग राइट मिला। 1928 में पहली बार उन्होंने बात की साइमन कमीशन के आगे। अच्छे से पढ़िए साइमन कमीशन की रिपोर्ट। अगर डाउट है तो इंडियन गवर्नमेंट को लिख के ब्रिटिश से डेटा मंगवाइए, तो आपको ज्यादा साइमन कमीशन का डेटा मिल पाएगा। इसलिए किसी एक किताब को पढ़ के आपको निचोड़ में नहीं आना होगा, आपको बहुत सारे रेफर करना होगा। फॉरेन ऑथर को भी रेफर करना होगा, ब्रिटिश कोर्ट को भी रेफर करना होगा, ब्रिटिश राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के डिबेट्स को कोट करना होगा कि क्या हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
क्या था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? व्हाट वाज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? दिस इज ऑल्सो द कॉन्फ्रेंस. व्हाट वाज दैट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट कब बना था? बातें उससे लागू हुई थी, क्योंकि ब्रिटिश लोग भी भारत के लिए एक संविधान बनाना चाहते थे. लेकिन किस तरह का संविधान बनाना है, किस तरह का भारत के लिए संविधान कारगर होगा, उस संविधान में इस देश के सभी तबके के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. दिस वाज द डिमांड ऑफ डॉक्टर अंबेडकर इन 1930 इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. आदिवासियों को कहा किया जाता था, ये 1935 के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब बना. व्हाट वाज बिफोर? उसके पहले एबोरिजिन, आदिम, इंडिजिनियस, मूल निवासी. एबोरिजिन का दो मतलब था. क्या मतलब था? एक एबोरिजिन मतलब अनसिविलाइज, असंस्कृत, और एक एबोरिजिन का मतलब होता था मूल निवासी, आदि निवासी. मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी साइमन कमीशन के आगे, उसमें आदिवासियों के अधिकार के लिए कोई बात नहीं थी. डॉक्टर आंबेडकर ऑन बिहाफ ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास, उसको डिप्रेस्ड क्लास हुआ करता था. डिप्रेस्ड क्लास मिशन की ओर से डॉक्टर आंबेडकर ने 1928 में, जब 1935 तक ब्रिटिश संविधान भारत के लिए बनने वाला था, एक कायदा के अंतर्गत, एक एक्ट के अंतर्गत, उसमें अपने एविडेंसेस दिए और उन्होंने कहा, तो अंग्रेजों ने कहा, बाकी के भारत के समाजवादियों ने कहा, अरे आदिवासियों को वोटिंग राइट की क्या जरूरत है? क्योंकि तब तो राजनीति की बात ज्यादा चल रही थी. वोटिंग राइट की क्या जरूरत है? वो तो अनसिविलाइज है, असंस्कृत लोग हैं, उनको क्या समझता है वोटिंग क्या होता है? तो बाबा साहब ने रिप्लाई, देखिए इंसान कितना भी अनसिविलाइज क्यों ना, मानव अगर है तो उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसकी समझ उसको जरूर होगी. This was the evidence given by the Dr. Ambedkar before the Simon Commission in 1928. और बाद में 1935 के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची बनी 36 में, एसटी की बनी 36 में. ये सूची है, ये कास्ट नहीं, दिस इज नॉट अ कास्ट. ये कास्ट नहीं है. जो वर्णवाहनीय लोग थे, वर्ण व्यवस्था क्या है भारत की? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. दिस इज द हिंदू समाज, हिंदू सोशल ऑर्डर की बात कर रहा हूं. एससी एसटी कौन थे? केवल वर्णवाहनीय और डीटीएनटी जो भटकी विमुक्ति जमा के, इनको वर्ण में प्रवेश नहीं था, समाज की व्यवस्था में प्रवेश नहीं था. समाज को व्यवस्था में प्रवेश ओबीसीओं का था. जो आज ओबीसी है, जो दास वर्ग को था, जो तीनों वर्णों की सेवा के लिए इसे पैदा किया गया था, वो वर्ण यही ये लोग करेंगे, यही ये लोग करेंगे. इसलिए शंभू की हत्या हुई. रामायण को पढ़िए. इसलिए एकलव्य का अंगूठा गया. महाभारत को पढ़िए. अगर उस जमाने में अगर इस तरह का संविधान होता तो क्या एकलव्य का अंगूठा जाता? तो क्या शंभू की हत्या होती? What is the priestly code? What are the धर्मशास्त्र? Please read the भारत रत्न पीवी कहानी का जो वॉल्यूम्स निकले हुए हैं 1 से लेकर 14 तक के, और उनको भारत रत्न भी दिया गया है इसके लिए, जो संस्कृत पंडित है. पीवी काने भारत रत्न है वो. धर्मशास्त्र आर नथिंग बट द प्रिस्टली कोड ऑफ कंडक्ट. पुरोहितों के डिसाइड किए हुए ये नियम है. दिस इज द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र. तो वेदों से लेके बालम भट्टी, सबसे आखिरी धर्म ग्रंथ कौन सा है? पहला वेद और दूसरा बालम भट्टी. इन सब में प्रिस्टली कोड डिसाइड किए. इंटरनेट पे भी जाके देखिए, सब कुछ मिल जाएगा. आई एम नॉट कोडिंग थ्रू माय माइंड ओनली, आई एम गिविंग द एविडेंसेस बिफोर यू. सो ये प्रिस्टली कोड थे धर्मशास्त्र. तो इस व्यवस्था के बाहर के ये लोग थे, इसलिए इनको मंदिर में प्रवेश नहीं था, इसलिए इनको जंगलों में रहना पड़ा. भारत के कल्चरल हिस्ट्री का कहना है, सांस्कृतिक इतिहास को देखे, पॉलिटिकल इतिहास को मत देखे, पहले सांस्कृतिक इतिहास को देखने से समझ में आता है कि 5000 साल से भी ज्यादा समय तक भारत के आदिवासी जंगलों में रहे.
5000 साल। एक चीज के हम एक्सपीडिशन पे जाएंगे तो थक जाएंगे। 5000 साल 2 दिन जंगलों में रखे बोलेंगे तो नहीं रह पाएंगे, रो रो के आपके हाल हो जाएंगे। 5000 साल तक इस समाज की व्यवस्था ने उनको जंगलों में रहने पर मजबूर किया। 2500 साल तक अछूत लोग, मैं 1950 की पहले की बात कर रहा हूँ, इसे अछूत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। 1936 के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट बना, मैं उसको बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे बनते हैं ये सब। 2500 साल तक वो लड़ते रहे कि हमें भी समाज व्यवस्था में इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। ओबीसी 4000 साल तक जो दास शूद्र वर्ण था, 4000 साल तक सेवा करते रहा। ये भारत का सांस्कृतिक इतिहास कहता है। कल्चरल हिस्ट्री को कोट करना पड़ेगा हमको। हम केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करते हैं। कल्चरल हिस्ट्री की बात करो, इकोनॉमिकल हिस्ट्री की बात करो, सोशल हिस्ट्री की बात करो, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करो। इसलिए भारत में जो क्रांति आई वो दुनिया की सभी क्रांतियों में सर्वश्रेष्ठ है। अभी यूएनओ भी मानता है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसकी दखल ले रहा है कि स्लेवरी जो है हमारे बाकी के देश में जो काले और गोरे का भेद है, लेकिन भारत में जो भेद है वो सबसे खिलौना भेद जाति के आधार पर होता है, साइकोलॉजी के आधार पर होता है, मानसिकता के आधार पर होता है। तो मानसिकता को मुक्त लिबरल पर्सन बनाने के लिए जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, that was the greatness of the constitution and the father of the Indian constitution, Dr. B.R. Ambedkar, and that's why I am speaking before you. Being a person of the backward class, scheduled class, I am speaking before you. Why? Who will bring the change now? ये रिवॉल्यूशन भारत में आया और हिस्ट्री के लोगों को इस रिवॉल्यूशन के बारे में लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हिस्ट्री लिखते हैं चाइनीज रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन। अरे अगर भारत में अगर डॉक्टर अंबेडकर का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो ग्लोबलाइजेशन के लेवल पर भी अभी जो बहुत बड़ी चर्चा हो रही है कि डॉक्टर अंबेडकर कैसे कारगर हो सकते हैं, इस फिलॉसफी को कैसे कारगर किया जा सकता है, कैसे इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस और जो लिबर्टी है इसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आपको बता दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारत का संविधान कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है। यू गो एंड रीड, इज इट अ जोक कि संविधान बनाना? इज इट अ जोक टू मेक द संविधान? नेहरू वकील थे, पटेल वकील थे, राजगोपालचारी वकील थे, कांग्रेस के 37% लोग वकील थे संविधान सभा में। व्हाई द डॉक्टर अंबेडकर हैज गॉट द चांस? क्यों अछूत है? इसलिए कि देश का संविधान किसी शोषित में लिखना चाहिए। अरे शोषित में क्यों, आपने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया होता, वो ज्यादा साबित होता कैसे करना है। Why? 1946 में क्रिप्स मिशन, मालूम है क्रिप्स मिशन क्या होता है? ब्रिटिश कैबिनेट जो भारत को इंडिपेंडेंट करने वाले थे, स्वतंत्रता घोषित करने वाले थे, तारीख डिक्लेयर नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था, क्या कहा था? तब शेड्यूल्ड ट्राइब 1936 के बाद जो बना, तब शेड्यूल्ड ट्राइब को माइनॉरिटी का दर्जा था, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को माइनॉरिटी का दर्जा था, मुस्लिमों को माइनॉरिटी का दर्जा था। ये 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन जो स्वतंत्रता घोषित करने वाला था, बोले पहले आप इस देश के जो माइनॉरिटीज है उनका सेटलमेंट करो। जब तक आप इस देश के लोगों का सेटलमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं करेंगे, संविधानात्मक इनका सेटलमेंट नहीं होगा, तब तक हम स्वतंत्र राष्ट्र का जो राज्य बनाने वाले हैं, देश बनाने वाले हैं, इसका हम आपको अधिकार नहीं देंगे, हम साइन भी नहीं करेंगे। एंड कब बना संविधान सभा? हमें मालूम होना चाहिए हमारे देश के बारे में। अरे भाई, हमें हमारे देश के बारे में मालूम होना चाहिए, हमें हमारे देश की हिस्ट्री भी मालूम होना चाहिए। तो क्या हुआ फिर, कब बना? 1946 में 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा बनी इस देश में, और बाबा साहब अंबेडकर को 17 दिसंबर, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में लेना ही नहीं चाहते थे, ये भी बता दे रहा हूं मैं आपको। बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में लेना नहीं चाहते थे। भारत में इतनी जातीयता थी कि बाबा साहब महाराष्ट्र के होने के बावजूद
उनको जो अभी जो बांग्लादेश है वहां से, तब वो इंडिया में था, वहां से चुन के जाना पड़ा खुलना डिस्ट्रिक्ट से। और जो हमारे बीपी मंडल है उन्होंने जोगेंद्र नाथ मंडल नामोशूद्र के थे, वो शेड्यूल कास्ट के आदमी थे, उन्होंने संविधान सभा में बाबा साहब को भेजा वहां से चुनकर। और 17 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की एक बैठक में बाबा साहब को बोलने का मौका मिला, जहां पे मुस्लिम लीग ने अपना पार्टिसिपेट नहीं किया था कि नहीं, वी आर द सेपरेट नेशन की भूमिका ली थी। 1942 में उन्होंने पार्ट ऑफ पाकिस्तान लिखा था, इसको हमको पढ़ने की जरूरत है। He wanted to be India united, अखंड भारत की संकल्पना बाबा साहब ने की। अगर पाकिस्तान की संकल्पना के लिए राजी होते तो वो अपने लिए भी अलग स्टेट की डिमांड कर सकते थे, इतने पावरफुल व्यक्ति से नहीं किया उन्होंने। अरे ये धरती हमारी है भाई, हमको सेपरेट क्यों होना है? और भारत का जो मुस्लिम आज मुस्लिम है, 50 साल 100 साल 150 साल 200 साल से मुस्लिम होगा, लेकिन वो भी इस देश का बैकवर्ड है, इसलिए उन्होंने अखंड भारत की भूमिका को एक किया था। It was a force, indirect force of the Congress and the Britishers to take the separate stand to मोहम्मद अली जिन्ना, बल्कि वो भी नहीं चाहते थे कि इस तरह का भारत का बंटवारा हो। उन्होंने एक संकल्पना दी थी जो आज कश्मीर का इशू है, स्टेट काउंसिल की संकल्पना दी थी कि 10 साल के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, दोनों राज्यों के प्रतिनिधि भी वहां रहेंगे, हम यूनाइटेड इंडिया में ही पाकिस्तान का सेटलमेंट कर सकते हैं। इसका वो स्टैंड था बाबा साहब का। We have to think it. He was not favor of the India's partition. We have to revisit the history. लेकिन तब तक सिचुएशन ऐसी थी कि जिन्ना के स्टैंड पूरे क्लियर हो चुके थे और जिन्ना को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मिला और 15 अगस्त सबसे पहले बाबा साहब को ब्रिटिश लोगों ने जब कहा था नेहरू को कि अगर आप इस देश को अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने कैबिनेट में अच्छे लोग लो और इस देश के माइनॉरिटी का सेटलमेंट करो, जितनी विविधता है, जब तुम इस देश के लोगों का सेटलमेंट करेंगे तो हम आपको इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे। और 15 अगस्त 19 मतलब जो 17 दिसंबर 1946 में बाबा साहब को जो भाषण था, बाबा साहब को क्या कहा जाता था? ये ब्रिटिशों के इसमें राष्ट्र, ये देशद्रोही है, बाबा साहब को कहा जाता था। ये ब्रिटिशों की इसमें नौकरी करता है, वो मिनिस्ट्री की पोजीशन पे जाता है। यही आदमी को 17 दिसंबर 1946 में 1946 में कहा जाता कि बाबा साहब से बड़ा तो देशभक्त इस देश में कोई है ही नहीं, बाबा साहब से बड़ा तो कोई राष्ट्रवाद कोई जानता नहीं इस देश में। भला ही मुस्लिम लोग अगर हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहते, पाकिस्तान के स्टैंड के साथ रहना चाहते हैं तो बेशक रहे, लेकिन फिर भी हम इंडिया को यूनाइटेड कर सकते हैं इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। और उन्होंने एक पब्लिकली नोट किया और ब्रिटिश लोगों को भी ये कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को भारत के किस राज्यों के प्रति कोई भारत में आना चाहता है उसके प्रति कोई लॉ बनाने का इंटरनेशनल कानून के तहत कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि निजाम अलग रहना चाहता था। इन्होंने निजाम की बात की, त्रावणकोर का राजा अलग रहना चाहता था, सब रिच स्टेट थे, वो रिच स्टेट थे उस जमाने में, रिच स्टेट भारत में नहीं आना चाहते थे। और भारत ने बाबा साहब ने बोला कि अरे हम भारत को एक राष्ट्र बनाकर ही सुरक्षित रह सकते हैं, आप अपना मूर्खता का परिचय मत दो कि भारत से सेपरेट रह के। और निजाम लोगों को ये बात समझ में आई, त्रावणकोर के राजा को ये बात समझ में आई और उन्होंने भारत में रहने का संकल्प किया। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट, इसी संविधान सभा में उनका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट होने वाला था। और ये बात जब 16 दिसंबर 1946 को बाबा साहब ने संविधान सभा में जब कही तो बैरिस्टर पटेल, बैरिस्टर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को समझ में आया कि हमें बाबा साहब जैसा आदमी चाहिए संविधान सभा में, और हमें बाबा साहब जैसा आदमी नहीं चाहिए, बल्कि उन्होंने बाबा साहब को बिन विरोध मसूदा समिति का अध्यक्ष भी बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन सेटलमेंट
That was the traveled knowledge of Dr. Ambedkar. अरे अगर ये नहीं होता तो देश आज यूनाइटेड नहीं होता और 560 टुकड़ों में देश बटा होता। इस बात को हमको जानने की जरूरत है। आज 560 टुकड़ों में कोई भारत में नहीं आना चाहता था। इसलिए भारत का जो संविधान है सभी राज्यों को अलग अलग धाराएं बनाकर उनका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट किया गया है। बट नाउ वी हैव टू मेक द यूनाइटेड एंड स्ट्रेंथन इंडिया इन द 21st सेंचुरी। इसलिए हम भारत के लोग, कोई राजा नहीं, कोई रंग नहीं, कौन डिसाइड करेगा? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये बात का स्टैंड उन्होंने दिया। ये स्टैंड लेने के बाद बाबा साहब 23 कमेटियां थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 23 समितियां थी और 23 समितियों में से 20 समितियों पर ड्राफ्टिंग कमेटी को छोड़ के बाबा साहब ने काम किया। एक भी लीडर के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी जितनी बाबा साहब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट को जाके देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट को पढ़ो तो समझ में आएगा कि संविधान बनाते वक्त कितनी दिक्कतें बाबा साहब को गई। 7 में से 7 के मेंबर अपसेट रहे, 1-2 मेंबर अगर इधर उधर रहे, और बाबा साहब ने पूरा जिम्मेदारी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये संविधान बनाया। इसलिए बाबा साहब इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Not only the father of the Indian Constitution, he is the father of the global constitution now. Why? क्यों? आपको बता देता हूं। अभी विश्व में बहुत सारे देश है और बहुत सारे देश ने डेमोक्रेसी की संकल्पना को स्वीकार किया है। डेमोक्रेसी की संकल्पना को स्वीकार करने वाले देश 1991 में बल्गेरिया डेमोक्रेसी को कहते हैं, स्पेन, ब्राजील एंड कतार, इन्होंने भारत के जो गोल्डन प्रिंसिपल है स्वतंत्र, समता, बंधुत्वता और न्याय, इसको इनकॉर्पोरेट किया है अपने इसमें। साउथ अफ्रीका का ट्राइब आज सबसे ज्यादा प्रगति कर रहा है, तो भारत के संविधान को आइडियल मानकर उन्होंने अपना संविधान बनाया। क्या साउथ अफ्रीका के लोग ये कहेंगे कि ये इंडिया का कॉपी किया हुआ संविधान है? हाउ द इंडियंस वी आर, हाउ कैन वी से कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का कॉपी पेस्ट किया? इट्स अ जोक। कितने दिन लगे संविधान बनने में? भारत 2 साल 11 महीने 17 या 18 दिन। देश का, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, उस वक्त 395 धाराएं थी और 8 शेड्यूल थे। शेड्यूल के हिसाब से हमारा सबसे बड़ा संविधान होता है। धाराओं के हिसाब से अमेरिका का 400 समथिंग कुछ भी धाराएं थी, वो संविधान सबसे ज्यादा बड़ा था। लेकिन शेड्यूल को अगर मान लेते हैं तो भारत का संविधान दुनिया में, अभी तो 12 शेड्यूल है, अभी तो 12 शेड्यूल है, भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और आपको ये कहा जाता है, हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि संविधान बनने में कितना साल लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिवस। My dear friends, please note it down. My dear friends, young friends, silence your mobile. अगर आप साइलेंस नहीं रहेंगे अभी थोड़ी देर तो हम इस देश को अच्छा नहीं बना पाएंगे। ठीक है? 1 घंटे के लिए व्हाट्सएप पे नहीं रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैसेज को नहीं ये करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 घंटे के बाद आधे अधूरी बात को सुनना बहुत गलत है, क्योंकि मेरा ये कहना है the greatest mistake we human being make in our life, we listen half, understand quarter and think zero but react double करते हैं हम लोग। हम मानवीय संबंध में, हम मनुष्यों में इतनी बड़ी गलती है कि हम आधा सुनते हैं, आधे से आधा समझते हैं और सोचते कुछ भी नहीं है, लेकिन रिएक्शन प्रतिक्रिया डबल करते हैं। दिस इज द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन टेंडेंसी, वी हैव टू चेंज आवर टेंडेंसी। सो 141 दिन ड्राफ्टिंग कमेटी ने लिया। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन चेयरमैन थे? डॉक्टर अंबेडकर। 141 दिन और 166 से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एक भाग ये कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें 23 समितियां थी। तो अभी 141 और 166 को मिला लो, मिला 300 समथिंग हो रहा है। कितने दिन होते हैं? महीने कितने होते हैं? 30 से डिवाइड करो, 300 को 30 से डिवाइड कर दिए, 10 महीने पर बचे हुए दिन। कितने दिनों में भारत का संविधान रेडी था?
दुनिया का ग्रेट संविधान इतने कम दिनों में बना और इतना बेहतर बना कि दुनिया इस संविधान को आधार मान के अपने देश का संविधान बना रही है। डोंट यू थिंक वी हैव टू चेंज द हिस्टोरिकल फैक्ट? नहीं लगता है आपको कि ये फैक्ट को हमको समझना चाहिए? अरे बाकी के जो दिन लगे तो बहुत सारे ऐसी मुसीबतें आई, पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, सोशल अमालगमेशन नहीं हुआ था, लोगों का और अदर सेटलमेंट को नहीं हुए थे, उसको लिए। इस बात को समझने की हमको ज्यादा जरूरत। तो इसलिए मैंने ये तो 4 कालखंड में मैंने बांट दिया, 5 कालखंड में। क्या 1910 से लेके 1920 तक बाबा साहब का एक इंटेलिजेंस बनने का एक जो प्रयास रहा, ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस। दुनिया में ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस बहुत कम हुए हैं एंड डॉक्टर अम्बेडकर से बना। ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस को जाके थोड़ा सा पढ़िए तो समझ में आएगा कि कैसे बनते हैं ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस। मानवतावादी ह्यूमैनिटेरियन फिलोसोफर कैसे बनते हैं। उन्होंने सबसे पहला जो अखबार निकाला 1920 में, मूक नायक लिख लो। बाद में पढ़ने की तो आदत हमारी है नहीं, कम से कम लिखना तो शुरू कर। मूक नायक 31 जनवरी 1920 में, मूक नायक, द वॉइस ऑफ स्पीचलेस पीपल। ही वाज द ओनली अमंग द 7 करोड़ टू बिकम अ बैरिस्टर एट द इकोनॉमी ड्यूरिंग दैट टाइम। और उन अन्य लोगों से भी ज्यादा भारत के जितने भी लीडर होंगे उन सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले और सबसे ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति वो उस वक्त भी थे और आज भी है। यू हैव टू थिंक। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखने के लिए बाध्य किया गया, उनको लाया गया। ये फैक्ट तो हमको सोचना होगा। वी हैव टू थिंक थ्रू अम्बेडकरिज्म। अम्बेडकर को अम्बेडकर के माध्यम से समझने की कोशिश करो, कोई अन्य विचारों से या पैक्ट करके समझने की कोशिश मत करो। अपनी भावनाओं को दूर रखो, अपनी संवेदनाओं को दूर रखो कि जिस वर्ग से आप बिलोंग करते हो सकता है आपको या आपके वर्ग के ऊपर प्रश्न उठाना पड़े तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि इतना शोषण इस देश में हुआ है। इस फैक्ट को आप नकार सकते हैं क्या? ये बात थी। दूसरा पेपर उन्होंने निकाला 6 फरवरी 1927 को, उसका नाम था बहिष्कृत भारत। इसी मूक नायक का बाद में उन्होंने नाम चेंज किया बहिष्कृत भारत। और बहिष्कृत हितकारिणी की सभा उन्होंने 1924 में बहुत सक्रिय रूप से चालू की थी और उसका स्लोगन था जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो लोगों का एक संगठन चाहिए, एक वॉइस चाहिए, वॉइस को एजिटेट करने के लिए उन्होंने संगठन बनाया था, उसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इनके लोगों के हित के लिए कौन बहिष्कृत थे? अनटचेबल, अछूत, आदिवासी, भटकी विमुक्ति जमात, ये बहिष्कृत थे समाज से। इसलिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसलिए बहिष्कृत भारत। पहले पेज में मूक नायक, उनकी कोई आवाज ही नहीं था बात करने वाला। बाबा साहब ने बात किया, अपने जैसे कुछ लोगों को निर्माण किया और बाद में बनाया बहिष्कृत भारत, प्लीज मेंटेन द साइलेंस इन द हॉल। ये हो गया। उसके बाद मैंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन 1930 से लेके 1940 तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात बाबा साहब ने की। क्या स्टैंड था डॉक्टर अम्बेडकर का कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन, मुस्लिमों को राइट था इस देश में। सबसे पहले इस देश में मुस्लिमों को रिजर्वेशन मिला, पॉलिटिकल, इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। लेटर 1943 में शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ। ब्रिटिश भारत में ही बात कर रहा हूं मैं, मतलब स्वतंत्रता मिलने से पहले ही हमारे देश में रिजर्वेशन की प्रोसेस तो शुरू हो गई थी, लेकिन देश में सबसे पहले रिजर्वेशन मुस्लिमों को मिला। ये बात अलग है कि आज मुस्लिमों को रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि उस वक्त जिन्हान का स्टैंड की वजह से भारत में जो मुस्लिम के लीडर थे वो इतने प्रोमिनेंट और प्रोमिनेंट नहीं थे कि वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करे। इसलिए आज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से ज्यादा मुस्लिमों की समस्या सबसे ज्यादा है इस देश में। गरीबी ज्यादा है, अशिक्षा ज्यादा है, अंधकार ज्यादा है। Am I right? You have to think it। तो ये जो बात उन्होंने की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात, संविधान में अगर हमको पहचान मिल जाती है, क्या स्टैंड था? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1930 में, गांधी जी और कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया। प्लीज थिंक इट। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश लोग भारत के पिछड़े वर्ग के लिए कुछ अच्छा सोचने वाले थे और डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैंड के बाद
1931 में जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तब जाके गांधी जी वहां पर, उसके पहले आयरलैंड पैक्ट हुआ, गांधी आयरलैंड पैक्ट, हिस्ट्री आप पढ़ते हो, गांधी आयरलैंड पैक्ट हुआ और उसके 18 दिन के बाद भगत सिंह को फांसी हुई। भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। ये ओबीसी मतलब पिछड़े वर्ग के और शेड्यूल कास्ट के लीडर थे, नवजीवन सभा के, इनको फांसी हुई। इसलिए नवजीवन सभा के लोगों ने एक स्लोगन दिया था, काले झंडे दिखाया था जब गांधी जी जा रहे थे कि हु इज द मर्डरर ऑफ भगत सिंह, ही इज गांधी, ही इज गांधी, ही इज गांधी। ये नवजीवन सभा, भगत सिंह के बारे में सोचना पड़ेगा। 23 साल के उम्र में एक आदमी, हट्टा कट्टा आदमी जो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता था इस देश के लिए, फांसी पर चढ़ गया। गांधी आयरलैंड पैक्ट हुआ, गांधी आयरलैंड के पैक्ट, गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। क्यों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी वो देश में? क्योंकि पार्लियामेंट वहां पर थी, कानून वहां से बनेगा। यहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल थी, यहाँ पे मेंबर बना करते थे। डॉक्टर आंबेडकर वॉज द मेंबर, बट ये मेंबर मिनिस्टर के बराबर ही हुआ करते थे। इस बात को समझना है, हमारे प्रोफेसर लोगों को इस बात को क्लियरिटी लाना पड़ेगा। ये जो 1931 में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए? गांधी जी बैरिस्टर थे, मालूम है सब लोगों को, वकील थे। कैसे वकील थे? देयर वर टू टाइप्स ऑफ वकील। जैसे एक जमाने में हमारे तरफ से 2 तरह के डॉक्टर हुआ करते थे। एक डिप्लोमा होल्डर डॉक्टर होता थे, बीए केएमएस ये सब हुआ करता था, बीए केएमएस, बाद में बैचलर डिग्री आ गई। तो वो जमाने में मैट्रिकुलेट लॉयर हुआ करते थे। मैट्रिकुलेट लॉयर 10वीं के बाद भी लॉयर करने के लिए उनको जो सर्टिफिकेट, जो मैट्रिकुलेट लॉयर वो प्रैक्टिस कर सकते थे, बार के मेंबर हो सकते थे। ये हुआ तो मैट्रिकुलेट लॉयर, वेयर एज द डॉक्टर अंबेडकर वाज द बैरिस्टर ग्रेजुएट लॉयर। ये 2 बातें हुआ करती थी। संविधान कैसा बनना चाहिए उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोले। देखिए, जिसको देश ने राष्ट्रपिता बोला, अब किन लोगों ने बोला हमको समझना पड़ेगा। जिन्होंने महात्मा बोला, इन्होंने संविधान कैसा बनना चाहिए इसके संबंध में एक भी बात नहीं की, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल पहचान ही नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए स्टैंड लिया। We have to see the history of the राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के हिस्ट्री को कोट कर रहा हूं। तो इस तरह का हमारे देश में जो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकॉन्सेप्शन फैलाया गया, इस मिसकॉन्सेप्शन को हमें समझने की ज्यादा जरूरत है। जो आदमी देश के, उनके लिए उन्होंने बोला कि आई एम द लीडर ऑफ अनटचेबल। कौन बोल रहे? गांधी जी बोल रहे। डॉक्टर अंबेडकर वॉज प्रेजेंट ओवर देयर। और बाबा साहब ने फिर बोला उनको कि नो, दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई एम द लीडर ऑफ द 7 करोड़ ऑफ अनटचेबल ऑफ द इंडिया। ही इज नॉट, आवर पीपल डोंट बिलीव द गांधीज एंड गांधीज्म। उसके बाद सबूत चाहिए, आप लीडर हो या नहीं, तो टेलीग्राम किए। तो डॉक्टर अंबेडकर रिसीव द 1000 टेलीग्राम और गांधी जी को केवल 2 टेलीग्राम मिले। फैक्ट बता रहा हूं मैं, फैक्ट बता रहा हूं मैं। और डॉक्टर अंबेडकर को वहां पर भी प्रूव करना पड़ा। अरे उसी अज्ञानी समाज के लोगों को अपने लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है उसकी समझ है। बाबा साहब ने इन्हीं अछूतों को, इन्हीं आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब बनाया। 1936 के बाद बाबा साहब के अतिरिक्त प्रयास से उनको रिजर्वेशन मिले। गांधी जी ने उनको गिरिजन बनाया, गांधी जी ने उनको हरिजन बनाया। ये 3 आइडेंटिकल क्राइसिस को हमको समझना पड़ेगा। क्यों इस तरह के स्टैंड लेते हैं, पॉलिटिकल स्टैंड लेते हैं, सोशल स्टैंड, इकोनॉमिकल स्टैंड, साइकोलॉजिकल स्टैंड को हमको समझना होगा। सो दिस वाज द आर्गुमेंट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। और इस तरह से भारत का निर्माण करने में अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका अगर किस व्यक्ति ने इस देश में अगर निभाई होगी तो ही इज द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अनडाउटली आई एम टेलिंग यू, अनडाउटली। सो महिलाओं को अधिकार मिला। अब मुझे बताओ, महिलाओं के अधिकारों के लिए आज तक किसी लीडर ने रेजिग्नेशन दिया क्या? आई एम आस्किंग यू, आप महिलाओं को पूछ रहा हूं, महिलाओं के अधिकार के लिए किसी लीडर ने आज तक राजीनामा दिया क्या?
डॉक्टर आम्बेडकर ने दिया 1951 में हिंदू कोड बिल। हिंदू समाज व्यवस्था में जो महिलाओं का जो स्थान था, उनको अपने पैतृक संपत्ति में भी अधिकार मिलना चाहिए, ये बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। इस कोड को उन्होंने बनाया, हिंदू कोड बिल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल। नेहरू जैसे समाजवादी लोग, राजगोपालचारी जैसे समाजवादी लोग भी इस बिल को पास करने में असमर्थ रहे। देखिए, इस बात को हमको समझना होगा। एंड हम उनको समाजवाद का जनक बोलते हैं। ठीक, इस तरह की बातें हमारे देश में हुई और हमको पता भी नहीं। हम कौन है, हम क्या है, हम क्या रहेंगे, इसके बारे में हमको ही जानना होगा। इसीलिए आपको ये बहुत समझना होगा कि बाबा साहब का जो कॉन्ट्रीब्यूशन थे वो अन्य लोगों की तुलना में, केवल पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने वालों को हम देशभक्त बोलते हैं इस देश में, लेकिन जो सामाजिक लड़ाई थी, क्योंकि हमको जस्टिस चाहिए। किस तरह का जस्टिस चाहिए? सोशल, सामाजिक, जो समाज में जो विषमता है, जो सामाजिक विषमताओं को नष्ट करेगा, उस तरह का जस्टिस। मतलब जस्टिस का मतलब क्या होता है? 1970 में जॉन रॉल्स करके एक फिलोसोफर हुए, उन्होंने इस थ्योरी को ये किया, लेकिन उसके पहले ही बाबा साहब ने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया कि समाज में इस तरह की व्यवस्था हो कि उसमें किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। समाज में इस तरह की व्यवस्था हो कि उसमें किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। ये इस तरह की समाज व्यवस्था है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय मिलने के बाद बोलते हैं बहुत सारे लोग कि हमारे ऊपर न्याय सही नहीं हुआ। तो बाबा साहब चाहते हैं कि समाज की ही ऐसी व्यवस्था हो कि उसमें किसी के साथ अन्याय ना हो। इसलिए आर्टिकल 32, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए आर्टिकल जो 226 है, उसके तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जो आपके अधिकारों का अगर कोई हनन करता है तो जा सकते हैं। We have to think it through the Ambedkar, through Ambedkarism. इसीलिए उनकी क्या डेफिनेशन थी डेमोक्रेसी की? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। किसकी थी? अब्राहम लिंकन। अमेरिका के लिए ठीक होगा। A form and the method of the government whereby the revolutionary changes in the economic and social life of the people are brought about without bloodshed। मतलब कोई भी शासन प्रणाली में ऐसी व्यवस्था जिसमें इंसान के, लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में रक्त का एक बूंद भी गिराए बगैर अगर क्रांति होती है, बदलाव आता है, ऐसी व्यवस्था को मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी, लोकशाही। ऐसी व्यवस्था चाहते थे वो लोग। आज क्या हो रहा है? वैसे ही हम मनुष्य 100 साल तक ज्यादा से ज्यादा जीते हैं। हमारा 61 ईयर्स एवरेज लाइफ है। एवरेज लाइफ हमारा 61 ईयर्स है या 70 होगा। इस 70 मतलब आदमी पैदा होता है और 70 साल की उम्र तक मर जाता है। इसका मतलब ये है, सभी लोगों के जीवन में ये है। फिर भी लोगों के मर्डर होते हैं, फिर भी दालमोट होती है, लूटपाट होती है, मर्डर होते हैं। क्यों? व्हाई? आज आदमी और आदमी के रिलेशन नहीं है। आज आदमी और आदमी में संबंध नहीं है, ब्रदरहुड नहीं है। अगर ब्रदरहुड होता तो महिलाओं के साथ इतना अत्याचार नहीं होता, बलात्कारों की केसेस नहीं बढ़ती इस देश में। ब्रदरहुड नहीं है, भाईचारा नहीं है, राष्ट्रभक्ति नहीं है। स्कूल में हम पढ़ा तो देते हैं इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडिया माय ब्रदर एंड सिस्टर, लेकिन कैसे ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं इसकी प्रैक्टिस नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है। तो ये जो व्यवस्था, इस तरह का व्यवस्था यानी इस देश में होना चाहिए कि किसी के ऊपर भी कोई अन्याय अत्याचार ना हो और ऐसी समाज व्यवस्था का निर्माण किया जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि मार्क्स अभी फेल हो चुका है। लेनिन के और सद्दाम हुसैन के पुतले वैसे भी गिर रहे थे दुनिया में। इसलिए अगर ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में, भूमंडलीकरण की दुनिया में अगर आपको कोई विचार अगर बचा सकता है तो वो डॉक्टर आम्बेडकर का विचार है। इसीलिए उन्होंने 14 अक्टूबर, वो इसे घोषणा तो उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 में ही की थी कि मैं ऐसी समाज व्यवस्था नहीं चाहता। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, हिंदू समाज व्यवस्था में पैदा हुआ हूँ, वो मेरे हाथ में नहीं था। दैट वाज नॉट माय फॉल्ट, बट आई विल नॉट डाई एज अ हिंदू। एंड 16 साल के बाद
उन्होंने 14 अक्टूबर जब इन्होंने जिक्र किया, 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख लोगों के साथ उन्होंने बुद्ध के धर्म को नहीं, बुद्ध के धर्म को स्वीकार। यू नो द बेसिक डिफरेंस ऑफ द धम्मा एंड द धर्मा, वी हैव टू रीड बुद्ध एंड धम्मा। द गोल्डन प्रिंसिपल, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय, ये चारों प्रिंसिपल बुद्धिज्म के हैं जो हमारे भारतीय संविधान में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। धम्मा इज अ मॉरलिटी, धम्मा इज अ मॉरलिटी, विवेकता। नो, इट हैज नथिंग टू डू विद द गॉड एंड द सोल। इसको किसी ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। हमारे ह्यूमन रिलेशन कितने अच्छे होना चाहिए, मेरे अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन कितने अच्छा होना चाहिए, मेरा भाईचारा अपने क्लासमेट के साथ कैसे होना चाहिए, ब्रदरहुड कैसे होना चाहिए, फ्रेंडशिप कैसे होनी चाहिए, दैट रिलेशन विल डिपेंड अपॉन योर विवेकता। सदर विवेक बुद्धि, जिसको हम कहते हैं, विवेकशील बनो। इसलिए देयर इज नो नीड ऑफ द कार। अगर हम विवेकशील रहे तो नो नीड ऑफ द कार। नो, वी आर ऑल द ह्यूमन बीइंग। काले और गोरे हो सकते हैं, बट वी आर द ह्यूमन बीइंग। दिस वाज द बिगेस्ट पॉइंट। इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर, आत्मा या कोई अन्य शक्ति समाज को उसके अधपतन से नहीं बचा सकती है। केवल बुद्ध के मानवतावादी विचार ही इस देश को, समाज को उनके दुखों से मुक्त कर सकता है। ये उनका स्टैंड था। इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? क्योंकि हम तो समाजशील प्राणी हैं, सोशल एनिमल। सोचते, अरे कुत्ते बिल्ली भी रास्ता काटते वक्त सोचते हैं, काटे या नहीं काटे या मैं मर जाऊंगा। अरे हम तो इस देश को बनाना है भाई, कैसे बनाओगे? संप्रदाय के आधार पर बनाओगे या देश की जो सिस्टम से, जो सोशल सिस्टम से, इसको स्कूलों में पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट करके, यहाँ के टीचर अपने आप में एनेक्ट करके, अडॉप्ट करके स्वीकारेंगे। मैं यह सोचता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ और टीचर लोगों में ही जातीयता है। इसलिए भारत में जिस स्कूल में भी पैदा होता है तो लड़का, उसमें जातियों के भाव से ही वो अपने समाज में साबित हो रहा है। इसलिए when the teacher will take the stand to annihilate the caste, इंडिया विल फ्लरिश, भारत प्रगति करेगा। और वो 136 में नहीं रहेगा, वर्ल्ड के टॉप 10 में रहेगा। जब नालंदा था तो वर्ल्ड के टॉप 10, वर्ल्ड का बेस्ट विश्वविद्यालय, सबका ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट विश्वविद्यालय। इटली का बार्लिनो से छोड़ दीजिए, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड तो बाद में बने, लेकिन नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये जो बुद्धिस्ट कल्चर में जो ये विश्वविद्यालय बने, तो फादर ऑफ यूनिवर्सिटी इज इंडिया। लोगों को विश्वविद्यालय कैसे होने चाहिए, इसकी सीख भारत में भी। लोगों की प्रजातंत्र कैसा होना चाहिए, गणपद्धतियां कैसे होनी चाहिए, उसका मॉडल भारत में दिया। इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे तो हमारे लिए महत्वपूर्ण जो विषय है बाबा साहब के बारे में, जो मिसकॉन्सेप्शन हुए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए रीड अम्बेडकर थ्रू अम्बेडकरिज्म। इसलिए बाबा साहब ने अम्बेडकरिज्म को जन्म दिया। इसलिए 1956 के बाद, उनके देहांत के बाद ऐसे कोई भी अनपैरेलल लीडर तैयार नहीं हुए, सवर्ण समाज में भी पैदा नहीं हुए कि वो बाबा साहब के आदर्श को लेकर चल सके, नहीं हुए। इसलिए राम राज्य की संकल्पना गांधी जी की थी, जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। He refused, no, we want the equality, fraternity, justice, liberty in our society. Everybody should live peacefully. सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सब अच्छे से रहे। बुद्धम शरणम गच्छामि। Who is the Buddha? The knowledgeable person, the first revolutionary of the world, the Buddha। उन्होंने सामाजिक क्रांति लाई और वर्ण व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़ी। And the modern Buddha is the Dr. Ambedkar। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। This is the two biggest revolution happen in the Indian civilization के हिस्ट्री में। सबसे अगर दो महत्वपूर्ण क्रांति आई, एक बुद्धा के पीरियड में आई और दूसरी बाबा साहब के पीरियड में आई। और वो कितने दिनों में, कितने सालों में? केवल 36 सालों में इस देश में संतों का मूवमेंट चला। कबीर से लेकर चोखा मेला, नानक, रविदास, इतने संत आए, लेकिन देश में कोई बदलाव नहीं हुआ, देश की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। और उन्होंने कहा, बाबा साहब ने कहा, इट इज द फेल्यूर मूवमेंट
क्या कहना था संतों का? भला ही धरती पर असमानता हो, हमारे देश में असमानता हो, लेकिन ईश्वर की नजर में सब समान है। तो बाबा साहब ने स्टैंड लिया, नो, अगर हम ह्यूमन हैं, मैं नहीं जानता कि किस तरह का ईश्वर है, कहाँ है और कहाँ समानता है। अगर हम इंसान हैं तो हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर हम इंसान हैं तो मानव होने के अधिकार हमको इसी जन्म में मिलने चाहिए। This was the stand of Dr. Ambedkar and he brought the biggest revolutionary change. इसलिए माथे पे लिखा हुआ, ये हाथ के कलाई पे बंधा हुआ अभी हमारे लिए कारगर नहीं हो सकता है। We have to think it कि किस तरह का enlightened India, प्रबुद्ध इंडिया, प्रबुद्ध भारत हम बनाना चाहते हैं। इस बात को हमको समझने की जरूरत है। इसलिए अम्बेडकर इज अ मोमेंट ऑफ लिबरेशन ऑफ मैन इन हिज लाइफ। इसी जन्म में suffering in the insulted, अमानवीय, inhuman, irrational, unscientific, unjust and unequal social order to establish the right relation between man and man in an ideal society of justice, liberty, equality, fraternity based on the new revolutionary ideology of humanism. This is the Ambedkarism. This is the Ambedkarism. So please think it. उनके गोल्स क्या थे, उनके लक्ष्य क्या थे, इस बात को हमको समझने की जरूरत है। इफ एम आई गेटिंग लेट, आई थिंक मुझे आपका ज्यादा संयम देखना, संयमता का अंत मुझे देखना ठीक नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि आपने मुझे सुना और आप यहाँ से आज बहुत सारी ऐसी बातें सीखे गए। और बाबा साहब, हाउ इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द वर्ल्ड। और जाते जाते मैं कह देता हूँ एक बात जो महत्वपूर्ण है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश के समाज व्यवस्था में, इस देश की समाज व्यवस्था में, हिंदू सोशल ऑर्डर में आज भी हमारे जितने पीठ है या शंकराचार्य की पीठ है, कोई शूद्र इस देश का शंकराचार्य का पीठ का शंकराचार्य नहीं बन सका। लेकिन मेरे भीम ने आंख खोली तो हर इंसान, हर कोई इंसान बन गया। मेरे भीम ने आंख खोली तो हर कोई इंसान बन गया। मेरे भीम ने जुबान खोली तो हर कोई तूफान बन गया। मेरे भीम ने किताब खोली, हर कोई विद्वान बन गया। मेरे भीम ने कलम खोली और इस देश का संविधान बन गया। और इसी संविधान की वजह से एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। इसलिए मोदी जी को कहना पड़ा पार्लियामेंट में कि हमारा अगर कोई राष्ट्रीय ग्रंथ है तो है वो भारत का संविधान। तो मैं देखना चाहूंगा आप में से भी कोई मंत्री बने, अच्छा पॉलिटिक्स करे, अच्छे मुखिया बने, अच्छे लोग बनना चाहिए। हमारे समाज में अच्छे लोगों की जरूरत है। ऐसे लोग जाके अगर संविधान से खिलवाड़ करें तो क्या मतलब है? इतने मेहनत से हमारा संविधान सभा बना, इतने मेहनत से हमारा संविधान बना, 3000, 4000, 10,000 सालों की गुलामी को बाबा साहब ने खत्म किया। अभी हमें इसको लॉन्ग लिव ऑफ अम्बेडकर एंड लॉन्ग लिव ऑफ अम्बेडकरिज्म, लॉन्ग लिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे हर व्यक्ति को चांस है, अपॉर्चुनिटी है। अगर ये अपॉर्चुनिटी अगर शुरू से होती तो आज हमारा देश कहां से कहां होता, 136वें नंबर पर नहीं होता। जेंडर इनइक्वालिटी में हम लोग 107 या 126वें नंबर पर नहीं होते, आज हम वर्ल्ड के टॉप 10 में होते। हम मेक इन इंडिया ऐसे नहीं बना सकते। केवल बोलने से मेक इन इंडिया नहीं बनेगा, ऐसे भाषण देने से मेक इन इंडिया नहीं बनेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसलिए मानवतावादी विचार को ही आप स्वीकार करके देश को उद्धार कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा का वही महत्व है जो दैनिक जीवन के लिए पोषण और प्रजनन हम इस तरह से करते हैं। इसलिए अच्छे से शिक्षित हो, एजुकेट, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। शिक्षित बनो, शिक्षित करो, खुद बनो, शिक्षित बनो, शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित रहो, संगठित बनो, संगठित रहो, संगठित बनो। तो मुझे और जाते जाते दो कुछ पंक्तियां बोल देता हूं कि जो अच्छा लगता है सुनने के लिए, इसलिए कि बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 में एक बहुत बड़ा, मतलब 25 नवंबर 1949 में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कथन किया था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन
खुद लिखा, लेकिन वो लोगों को एक इतला भी दे रहे हैं कि 26 जनवरी, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट होने वाला था 26 जनवरी को 1950 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत हुआ, लेकिन थोड़ा सा समय के साथ हमने ये किए। 26 जनवरी 1949 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारी राजनीति में समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट, वन मैन वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत को हम कार्य करेंगे, परंतु सामाजिक जीवन में वन मैन वन वैल्यू कार्य होना चाहिए। इसलिए we need social democracy, we need an economical democracy. That was the stand of Dr. Ambedkar. तो मुसीबतें सिमट कर सारे जहां की जब कुछ न हो सका तो उसे अंबेडकर बना दिया, और जो कुछ यहाँ के देवी देवता न कर सके उसे भीमराव के कलम ने कर दिया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस वर्ग का होने की वजह से ही नहीं कि ये किसकी दुआओं का असर है मुझ पर, ये किसकी दुआओं का असर है मुझ पर, डूबता हूं तो दरिया उठाता है। इसलिए आज आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं, हम सब लोगों को ये सुनना पड़ेगा कि भूल कर आज हर एक अदावत को दोस्ती का नसीब हो जाए। कोई भी दुश्मनी गिलेसी को सांप्रदायिकता होगी, छोड़ दीजिए इसको। भूल कर आज हर एक अदावत को, अदावत मतलब दुश्मनी, हाँ, भूल कर आज हर एक अदावत को दोस्ती का नसीब हो जाए और दरमियान से गुजर सके न हवा। आओ इतने करीब हो जाए दोस्तों, आओ इतने करीब हो जाए। जय भीम, जय भारत। सर को बहुत धन्यवाद इतने और सारगर्भित स्पीच के लिए। अब मुझे पता है कि हमारे बच्चे कैंपस में हैं, अभी वो सुबह 7:30 बजे से आए हुए हैं, और ज्यादातर बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन का एक समय है, कोई बस से आते हैं, कोई